तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ पिछली कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ना सुनी हो तो मेरे YouTube चैनल एक कहानी पर जाकर ज़रूर सुनें। मेरा नाम है मयंक कुलश्रेष्ठ और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। कहानियाँ आम लोगों की, कहानियाँ आम जनजीवन की। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ख़ास है क्योंकि यह लिखी गई है मेरे परम मित्र और बैंकर सखा अंकित मिश्रा जी द्वारा। इतने जीवन शब्द हैं इसमें कि आप भी उसी यात्रा पर निकल जाएंगे जो ये कहानी कहती है। तो बस आंख बंद करें, कान में ईयर प्लग लगाएं और सुने आज की कहानी जिसका शीर्षक है मेरी व्यथा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 1223 लखनऊ से चलकर चंडीगढ़ जाने वाली लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आएगी। धन्यवाद। मेरी ही ट्रेन के बारे में अनाउंसमेंट है ये, जिससे मैं छुट्टियां ख़त्म होने पर हमेशा लखनऊ से धामपुर जाता आता रहा हूँ। वही समय, वही प्लेटफॉर्म, वही ट्रेन लखनऊ चंडीगढ़। अक्सर ट्रेन 10 बजे के बाद ही प्लेटफॉर्म पर आती थी। आज भी कुछ नया नहीं था। 10:10 हो रहा था लेकिन ट्रेन का पता नहीं था। थोड़ी देर में ही ट्रेन ने हॉर्न दिया और खचाखच भरे हुए प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी सी मच गई। मेरे साथ मेरे एक मित्र भी थे, भास्कर गंगवार। हम दोनों भी हल्के हल्के कदमों से अपने कोच की तरफ बढ़ते गए। अचानक हमारे बगल से दीनदयालु कोच गुजरा और उसके साथ गुजर रहा था लोगों का हुजूम। भीड़ ऐसे दौड़ रही थी जैसे कि मुक्ति मार्ग मिल गया हो। और दौड़े भी क्यों ना, इतनी लंबी यात्रा को सफल बनाने के लिए कम से कम एक सीट तो चाहिए ही होती है। हम थोड़ा साइड हो गए ताकि भीड़ आगे निकल जाए। उस भीड़ को चीरती हुई एक महिला ट्रेन के गेट के अंदर प्रवेश करने का प्रयास करती रही, लेकिन वो उसमें असफल रही। उसका पैर फिसला और वो कोच में जाने के बजाय ट्रेन में फंस गई। किसी ने उसे बाहर निकालने की कोशिश भी की, लेकिन वो बुरी तरह फंस गई। अब वो ट्रेन की चपेट में प्रतीत हो रही थी। हम चुपचाप ये सब देख रहे थे। मेरा मन सिहर उठा, कलेजा दहल गया। लगा जैसे एक सीट की उत्सुकता ने उसके जीवन को निगल लिया। तभी अचानक से उसके साथ चलते उसके पति ने 80 के दशक के फिल्मों की याद ताजा कर दी, जिसमें हीरो एंड मौके पर आकर सब ठीक कर देता है। उसने क्या किया ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चल पाया, लेकिन उसने अपनी पत्नी को मौत के मुंह से ऐसे खींचा जैसे सावित्री ने सत्यभान को। यह देखकर मन में एक सुखद एहसास की अनुभूति हुई। महिला के प्लेटफॉर्म पर आते ही भीड़ जमा हो गई। उसके पैर से खून निकल रहा था। शायद उसका पैर टूट या कट गया था, लेकिन मैं खुश था क्योंकि मैंने उस महिला के जीने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। भीड़ में खड़ा हर व्यक्ति यह जानना चाहता था कि क्या और कैसे हुआ, लेकिन एक वर्ग अब भी एक सीट पाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। शायद भीड़ में तमाशाबीन लोग रिजर्वेशन डिब्बे वाले रहे होंगे जिन्हें अपनी सीट की चिंता नहीं थी। महिला के पति ने महिला को उठाया। वह खड़े होने में असमर्थ थी। ऐसा लगा जैसे वह वापस ट्रेन की तरफ गिर जाएगी, पर मैंने उसका हाथ पकड़ा और ट्रेन से दूर जाने को कहा। ट्रेन छोड़ दो, हॉस्पिटल ले जाओ। भाई साहब घर से बुलवा लो किसी बाहर को, घर पे एम्बुलेंस से कोई खड़ी और है। आ जाएगा, कोई आसपास होगा। अरे एम्बुलेंस नहीं खड़ी होगी तो बुलवा लो, लेकिन ले जाओ यहाँ से भाई साहब। कई लोगों ने इस तरह का सुझाव दिया, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। सब दूर से ही बैठ के ज्ञान बांट रहे थे। सबने वहां से निकल लेना उचित समझा। एक सज्जन ने तो सीढ़ी से बोलते लोगों को ये भी कहा कि थोड़ी इसकी मदद कर दो, हॉस्पिटल ले जाओ, क्योंकि मेरी ट्रेन छूट जाएगी। मैं अभी भी वहीं खड़ा सब कुछ देख रहा था।
लेकिन मैं भी उस भीड़ का हिस्सा था, संवेदना शून्य, चेतना शून्य। अरे नहीं, चेतना शून्य कहना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं वही हूं जो बात बात पर लोगों को सुझाव देता हूं, एथिक्स की बातें करता हूं, सही गलत का भेद दूसरों को बताता हूं। जब कोई नहीं आया तो उस आदमी ने अपनी पत्नी को अपने कंधे पर उठाया, सीढ़ियों से बाहर की तरफ जाने लगा। मैं भी अपने कोच की तरफ बढ़ा, किंतु मन में कई सारे सवाल एक साथ उठ रहे थे। सोच रहा था, क्या हुआ है इस समाज को? क्या ये गांव होता तो भी ऐसा ही होता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं सोचता क्या, मैं भी उसकी जगह पर होता तो यही होता। कोई मदद नहीं, कुछ नहीं। क्या मैंने उन लोगों जैसा व्यवहार करके गलत नहीं किया? इस समाज को किसकी नजर लगी है? ये सब वही विवेकशील लोग थे जो अपनी अपने फील्ड के महारथी थे। क्या इसे ही तरक्की करना कहते हैं? उस आदमी ने मेरी आंखों से ओझल होते होते मेरे मन में व्यथा का सैलाब छोड़ दिया।